पायलट 18 में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर के बारे में। तो एटमॉस्फेयर जो होता है ये एज अ पायलट हम लोग को बेसिक रहता है। हम लोग को जानना चाहिए कि हम लोग कौन सी इन्वायरमेंट में फ्लाई कर रहे हैं। तो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर होता है वो मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है। बहुत सारे मिक्सचर्स, बहुत सारी गैसेस होती है, उनको मिला के हमारा एटमॉस्फेयर बनता है। तो अर्थ कैसे हमारे एटमॉस्फेयर को होल्ड करता है? ग्रेविटेशन के कारण। अर्थ की जो ग्रेविटी होती है ना, वो हमारे एटमॉस्फेयर को पकड़े रहती है। और हमारा जो, जैसे ये अर्थ है, ये एटमॉस्फेयर हुआ, तो ये जो एटमॉस्फेयर है ना, ये सेम स्पीड और डायरेक्शन में मूव करता है जिसमें हमारा अर्थ करता है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी जो है वो पकड़ी हुई है और एटमॉस्फेयर का वेट होता है, इसीलिए ग्रेविटी काम करती है। और वेट होता है तो प्रेशर भी होता है। तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है ना, ये जो जमीन से लेके ऊपर 80 किलोमीटर तक बहुत ही हाई कॉन्सेंट्रेशन में रहता है ग्रेविटी के कारण। और ये होमोस्फीयर हम लोग इसको बोलते हैं। 80 किलोमीटर के ऊपर जो होता है ये हीट्रोस्फीयर हो जाता है। होमोस्फीयर मतलब कि कंपोजिशन जो होते हैं हमारे जमीन से लेके 80 किलोमीटर तक वो सेम रहते हैं। मतलब जितनी भी गैसेस का आप सैंपल लेंगे तो आपको इतना ही मिलेगा। मतलब नाइट्रोजन 78.08% रहेगा, ऑक्सीजन 20.95% रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। बट 80 किलोमीटर के ऊपर जब हीट्रोजीनियस मिक्सचर आ जाता है तो जो कंपोजिशन होते हैं एयर के वो वैरी करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ग्रेविटेशन जो होती है वो कम हो जाती है। तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो होमोजीनियस मिक्सचर है। दो तरह के मिक्सचर होते हैं, एक होमोजीनियस होता है और एक होता है हीट्रोजीनियस। और इसमें अंतर क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर में आप कहीं से भी सैंपल लेंगे तो जो कंपोजिशन होता है उसमें पार्टिकल्स या पॉल्यूटेंट्स या फिर गैस का, जैसे एयर के वास्ते हम बात करें तो गैस का जो कंपोजिशन होता है सेम रहेगा। हीट्रोजीनियस में वो सेम नहीं रहेगा। जैसे कि अगर हीट्रोजीनियस मिक्सचर का सबसे अच्छा एग्जांपल है वाटर। अगर आप किसी फैक्ट्री के पास जो कि बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रही है और वाटर पोल्यूशन हो रहा है जहां पे, अगर आप वहां का वाटर सैंपल लेंगे तो आपको जो टॉक्सिक मटेरियल्स है वो ज्यादा मिलेंगे देन कोई किसी गांव के तालाब में या फिर फ्रेश वाटर जहां से आता है झरने वगैरह में। इसलिए उसको हीट्रोजीनियस बोलते हैं क्योंकि सैंपल में अलग अलग जगह से सैंपल लेने में अलग अलग कंपोजिशन होता है। मगर होमोजीनियस में कहीं से भी सैंपल लीजिए सेम कंपोजिशन रहेगा। ओके, फिर हमारा जो एयर होता है उसमें बहुत सारी गैसेस होती हैं। तो ये जो क्वेश्चन होता है ना, पहले तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो एयर है वो होमोजीनियस एटमॉस्फेयर है, होमोजीनियस मिक्सचर है कि हीट्रोजीनियस मिक्सचर है। उसके बाद ये भी क्वेश्चन आता है कि हमारे में नाइट्रोजन कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, आर्गन कितना है, और या अदर गैसेस, कोई सी भी गैसेस दे देंगे और बोल देंगे कि कितने परसेंटेज ये हमारे इसमें है, एटमॉस्फेयर में है। तो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन 78.08% रहता है, ऑक्सीजन 20.95% रहता है, CO2 0.035 रहता है, आर्गन 0.93 रहता है और अदर गैसेस होती है 0.00007%, मतलब ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। तो ये जो गैसेस, अदर गैसेस है ना, इसमें वेरिएबल गैसेस आ जाएंगी जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिला के 99% एटमॉस्फेयर हमारा बनता है। ओके, फिर 10,000 फीट के ऊपर अगर हम लोग जाएंगे तो हम लोग को लगेगा सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि हम लोग जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ऑक्सीजन की मात्रा घटती जाएगी। क्योंकि मैंने जैसे बताया कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें वेट होता है, इसीलिए ग्रेविटी खींचती है। तो ज्यादातर जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो सतह पे होता है ना, होमोस्फीयर में रहता है। फिर
फिर होमोस्फीयर और हीट्रोस्फीयर के बारे में मैंने पहले बता दिया कि अबव अप टू 80 किलोमीटर हीट्रोस्फीयर है, अबव 80 किलोमीटर हो जाएगा, अप टू 80 किलोमीटर होमोस्फीयर है, अबव 80 किलोमीटर हो जाएगा हीट्रोस्फीयर। हीट्रोस्फीयर मतलब गैस की मात्रा कम ज्यादा होती रहेगी, है ना, और होमोस्फीयर मतलब हर जगह गैस की मात्रा जो होती है वो बराबर रहती है। और 20 to 25 किलोमीटर के ऊपर 20-25 किलोमीटर के ऊपर जो होता है ओजोन की मात्रा ज्यादा हो जाती है। ओजोन ऐसा क्यों होता है? ओजोन जो होता है वो सन से जो रेडिएशन आता है हार्मफुल उसको रोकता है, तो वो जो होती है वो थोड़ा सा ऊपर रहती है, 20-25 किलोमीटर ऊपर वो लेयर बना के रहती है, ओजोन लेयर उसको बोलते हैं। तो ओजोन लेयर यू मस्ट बी नोइंग कि जो पोलर रीजन है वहां पे एक ओजोन होल है जो कि एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है राइट नाउ। फिर हम लोग आ जाएंगे वेरिएबल गैसेस के ऊपर। वेरिएबल गैसेस वो गैसेस होती हैं जो बहुत ही कम मात्रा में हमारे एटमॉस्फेयर में है मगर वो हमारे लिए जरूरी होती है, जैसे कि ओजोन, वाटर वेपर, ये सब जो होती है ना, ये सब अच्छा यहाँ पे दिया है, ये सब जब थोड़े से इसमें रहेंगी क्वांटिटी में तो ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे बिना ह्यूमिडिटी के बारिश नहीं हो सकती। वाटर वेपर्स इंपॉर्टेंट है कैरी करने के लिए, सीवी क्लाउड्स बनाने के लिए, और क्या क्या कार्बन मोनोऑक्साइड ये सब तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट वाटर वेपर, ओजोन हो गया, ये सब इम्पोर्टेंट गैसेस होते हैं। और इनको वेरिएबल गैसेस इसलिए बोला जाता है क्योंकि हर जगह इनका कंपोजिशन जो होता है, इनकी मात्रा वो अलग अलग रहती है, इसलिए इसको ये बोला जाता है। जैसे ह्यूमिडिटी कहीं कहीं ज्यादा होती है तो वहां पे वाटर वेपर एयर में ज्यादा होंगे, है ना। फिर हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट गैसेस के बारे में, जैसे CO2 हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, इन सब के बारे में। तो हवा जो होती है वो दो टाइप की होती है, एक ड्राई एयर होती है और एक सैचुरेटेड एयर होती है। ड्राई एयर को अनसैचुरेटेड एयर भी बोला जाता है। तो नाम से ही पता चल रहा होगा कि ड्राई हवा मतलब सूखी हवा, इसमें पानी की जो मात्रा होती है वो कम होती है। तो जो सैचुरेटेड एयर होती है ना, उसमें 4% मतलब 4% वाटर वेपर प्रेजेंट रहते हैं। ट्रॉपिक्स में ना ये हम लोग सैचुरेटेड हवा को देख सकते हैं, और सैचुरेटेड हवा में 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी रहती है। अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होता है ना वो रेशियो होता है पानी के बीच और ये हवा के बीच, जिसमें हम लोग पता कर सकते हैं कि एक जो हवा होती है, हवा का पोर्शन, वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कितना पानी सोख सकता है। तो अगर उसने 100% मतलब पानी पूरा मतलब भर चुका है तो फिर वो हो जाती है सैचुरेटेड हवा, उसमें 4% वाटर वेपर रहता है, और ये जो होती है इससे हम लोगों को ये बारिश भी मिलती है। और ये जहां पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% से कम होती है उसको बोला जाता है अनसैचुरेटेड एयर या ड्राई एयर। ये जो अनसैचुरेटेड एयर होती है ना वो हम लोग को पोलर रीजन में मिलती है, या फिर जैसे जैसे हम लोग एल्टीट्यूड में ऊपर जाते हैं, टेम्परेचर कम होता है, तब हम लोग को अनसैचुरेटेड एयर मिलती है। देखिए मैंने बताया था कि पोलर रीजन में ना वाटर वेपर जो होता है वो नेग्लिजिबल रहता है, और ट्रॉपिक्स में 4% रहता है। पोलर और हाई एल्टीट्यूड्स में भी जैसे 30,000 फीट के ऊपर हम लोग जाएंगे तो वहां पे वाटर वेपर हवा में नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? क्योंकि जो पानी होता है हाई टेम्परेचर पे वो एब्जॉर्ब नहीं करता, वो मतलब बर्फ भी बन सकता है ना, इसलिए। फिर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ना वो हम लोग को पॉल्यूशन से मिलता है। जैसे अगर हम लोग वुड्स को बर्न कर रहे हैं, कोल को बर्न कर रहे हैं, पेट्रोल जला रहे हैं, एविएशन इंडस्ट्री बहुत ज्यादा पॉल्यूशन वो एयर में छोड़ती है हर साल। तो ये जो CO2 होता है वो बहुत ही हार्मफुल होता है। वो जो होता है वो सन की हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर जो होता है वो बढ़ता चला जाता है। अब CO2 को घटाने के तरीके ये हैं कि हम लोग ढेर सारे पेड़ पौधे लगाएं। पेड़ पौधे लगाएंगे तो जो पेड़ पौधे होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं टेम्परेचर CO2 को।
CO2 को एब्जॉर्ब करके वो अपना खाना बनाते हैं और फिर O2 को रिलीज करते हैं। और ये जो पानी होता है, वाटर बॉडीज, वो भी CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन होता है। फिर ओजोन। ओजोन जो होता है वो अल्ट्रा वायलेट यूवी रेडिएशन को एब्सॉर्ब करता है। ये जब यूवी रेडिएशन को एब्सॉर्ब कर लेता है तो ये भारी हो जाता है। भारी हो जाता है तो ये धीरे धीरे मॉलिक्यूल्स जो ओजोन के होते हैं वो सतह पे आने लगते हैं, तो वो हार्मफुल होता है। ओजोन 10 से 50 किलोमीटर के बीच में हमारे होता है एटमॉस्फेयर के, मगर ये 20 to 25 किलोमीटर ऊपर तक सबसे हाई कॉन्सेंट्रेशन इसका रहता है। जमीन से 20 या 25 किलोमीटर हम लोग जब ऊपर जाते हैं तो ओजोन की मात्रा का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो बहुत ज्यादा हाई रहता है। तो ओजोन जो होल है वो फॉर्म हो रहा है पोलर रीजन में और अलग अलग जगहों पे फॉर्म हो रहा है बिकॉज ऑफ पोल्यूशन और ज्यादा फ्लोरोकार्बन हम लोग जो निकाल रहे हैं इसमें फैक्ट्रीज से या पोल्यूशन से, कार्बन डाइऑक्साइड से, इन सब की वजह से ये जो होता है ना, ये सब जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये सब होते हैं, ये सब रेडिएशन सन की गर्मी जो होती है ना, ये लोग वो कर लेते हैं, कैद कर लेते हैं और फिर एटमॉस्फेयर में छोड़ते नहीं है, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर जो होता है वो उसमें गर्मी बढ़ जाती है। और गर्मी बढ़ जाती है तो बहुत सारी चीजें गलत होती है ना। बहुत सारे एनिमल्स, बर्ड्स जो होते हैं जो हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव नहीं कर पाते, फिशेस होती हैं इससे। और एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है रेशियो ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। बाय वॉल्यूम एंड बाय वेट। तो वॉल्यूम की तरह से जब रेशियो देखेंगे तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का 4:1 है और बाय वेट 3:1 है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। इनफैक्ट जब मैंने एग्जाम दिया था ना तो मेरे से पूछा गया था कि बाय वॉल्यूम क्या रेशियो है। ओके। फिर एटमॉस्फेयर में हमारे पास सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, उसमें से सैंड होता है, डस्ट होता है, जैसे रेगिस्तान वगैरह की जो सहारा की जो धूल होती है वो ऑल द वे फ्रॉम सहारा हमारे कॉन्टिनेंट में आ जाती है और एयर को पल्यूट करती है। तो ये जो डस्ट और सैंड पार्टिकल्स होते हैं वो विजिबिलिटी को कम कर देते हैं। फिर सॉल्ट भी एयर में मौजूद रहता है। सॉल्ट कैसे? जब समुद्र में जब इवेपोरेशन होता है तो समुद्र का पानी तो खारा होता है, इसमें बहुत सारा नमक होता है, तो पानी के साथ साथ वाटर वेपर के साथ साथ सॉल्ट भी चला जाता है। आप अगर समुद्र के सामने बीच पे जाएंगे, मुंह खोलेंगे ना तो बहुत खारी खारी, मतलब ऐसे नमकीन टाइप की हवा आपके मुंह में जाएगी, तो वो जो होता है वो सॉल्ट पार्टिकल होते हैं। ये जो सॉलिड पार्टिकल होता है ना वो कंडेंसेशन में हेल्प करता है। कंडेंसेशन मतलब जब वाटर वेपर जो होता है वो जब ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होता है तो उसको कंडेंसेशन बोलते हैं। जैसे ये पार्टिकल है तो फिर वाटर वेपर्स के आसपास आ जाएगा तो वो ड्रॉपलेट बन जाएगा, तो वो न्यूक्लियस टाइप का ऐड करता है, न्यूक्लाई। ये जो होता है सॉलिड पार्टिकल ये एज अ न्यूक्लाई काम करता है कंडेंसेशन के टाइम। फिर ये जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो विजिबिलिटी को और टेम्परेचर को अफेक्ट करते हैं। ये टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। कैसे बढ़ा देते हैं? सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं वो हीट को एब्सॉर्ब करते हैं। तो अगर ज्यादा पोल्यूशन है, ज्यादा सॉलिड पार्टिकल्स है तो गर्मी को ज्यादा एब्सॉर्ब करेंगे, ज्यादा गर्मी एब्सॉर्ब होगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा। फिर ये जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो स्मोक और फॉग में भी दिखते हैं। स्मोक जैसे होता है धुआं, उसमें CO2 वगैरह सब मिला के 10 पार्टिकल्स भी रहते हैं। और फिर फॉग जो होता है वो आइस क्रिस्टल्स और वाटर वेपर से बनता है। तो ये सब जो होते हैं सब सॉलिड पार्टिकल्स के अंदर आते हैं। फिर हमारा आता है ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में जानने से पहले हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट जानेंगे। तो सपोज दिस इज आवर अर्थ, तो ग्रीन हाउस गैसेस जो होती है ना वो ओजोन, CO2,
कार्बन डाइऑक्साइड और फिर ये वाटर वेपर, मोनोऑक्साइड, ये सारी जो होती है ग्रीन हाउस गैसेस होती है। ये गैसेस थोड़ी थोड़ी मौजूद होती है ना, तब ये बेनिफिशियल रहती है, अर्थ को वार्म कर देती है। अगर बहुत ठंडी है तो बहुत ठंडी में भी हमको प्रॉब्लम होगी, तो ये जो ग्रीन हाउस गैसेस रहती है ये हम लोग को वार्म कर देती है, क्योंकि ये जो रेडिएशन होता है सन का, गर्मी सोख लेती है। गर्मी सोखती है तो हीट को स्प्रेड करती है, हीट को स्प्रेड करती है तो तापमान जो होता है वो बढ़ जाता है। मगर पॉल्यूशन के कारण, धुआं, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण ये जो गैसेस होती है ना, ये बहुत बढ़ जाती है। और जब ये गैसेस बढ़ जाती है तो ज्यादा गर्मी सोखती है, ज्यादा रेडिएशन सोखती है, ज्यादा रेडिएशन सोखती है तो ज्यादा गर्मी होती है, और ज्यादा गर्मी होती है तो क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग। आइस कैप्स हमारे मेल्ट हो रहे हैं यहाँ पे, क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमारे यहाँ जो ग्रीन हाउस गैसेस की जो तादाद है वो बहुत बढ़ गई है, इसलिए पोलर रीजन के आइस कैप्स मेल्ट हो रहे हैं और ओजोन पे होल भी आ रहे हैं, और ओजोन में लेयर में होल्स आ रहे हैं, बिकॉज ग्रीन हाउस गैसेस जो है बढ़ रही है। और अगर ऐसे ही बढ़ती है ग्रीन हाउस गैसेस तो फिर पूरे अर्थ पे फ्लड आ जाएगा बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। फिर जो यही मैंने बताया, पानी और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये एब्जॉर्ब करता है सन के रेडिएशन को, फिर वो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, उसमें ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एग्जाम्पल है ग्रीन हाउस गैसेस के। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि वो लोग ना एक सेट ऑफ गैसेस देंगे, फिर आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि वो वेरिएबल गैसेस है कि ग्रीन हाउस गैसेस है कि कौन से गैसेस हैं, ऐसे करके। फिर वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर मास, एयर जो है वो वर्टिकली कैसे हमारे अर्थ पे डिस्ट्रीब्यूट है वो जानेंगे। तो आधी जो एयर मास है ना वो 6 किलोमीटर तक है, जमीन से लेकर 6 किलोमीटर तक की है, जितनी पूरी की पूरी एटमॉस्फेयर में एयर है ना उसकी आधी प्रेजेंट होती है। 3/4 प्रेजेंट होती है 10 किलोमीटर में, जमीन से लेके 10 किलोमीटर तक में 3/4 एयर मास होता है, और 99% होता है बिलो 35 किलोमीटर। फिर 35 किलोमीटर के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 1% हवा रहती है जो हमारे किसी काम की नहीं होती है। अच्छा, जो हवा होती है वो सतह पे ज्यादा भारी रहती है, क्यों? ग्रेविटी के कारण, क्योंकि जैसे ये अर्थ है, ये पूरा एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे ये प्रेशर होता है हवा में, प्रेशर वेट होता है तो प्रेशर होता है, तो जैसे खींचती है गुरुत्वाकर्षण के कारण, ग्रेविटी के कारण, तो कॉन्सेंट्रेशन सरफेस पे बहुत ज्यादा रहता है और ऊपर बहुत कम रहता है। इसीलिए हम लोग को सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है 10,000 फीट के ऊपर। फिर सेंसिबल हीट और लैटेंट हीट, दो टाइप की हीट रहती है। तो ये क्वेश्चन आता है कि सेंसिबल हीट कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करती है, लैटेंट हीट कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करती है। तो सबसे पहले तो सेंसिबल हीट 23% कंट्रीब्यूट करती है और लैटेंट हीट 77% कंट्रीब्यूट करती है। सेंसिबल हीट में कन्वेक्शन आता है, कंडक्शन आता है और रेडिएशन आता है। लैटेंट हीट में सब्लिमेशन आता है, इवेपोरेशन आता है और कंडेंसेशन आता है। कंडेंसेशन में वाटर वेपर जो होता है वो लिक्विड में बदलता है, और सब्लिमेशन में वाटर वेपर जो होता है वो सॉलिड वाटर में, मतलब स्नोफ्लेक्स या आइस में बदलता है। फिर कन्वेक्शन जो होता है वो जब हीट हो जाता है हमारा सरफेस, जब तो फिर वो जो हवा गर्म हो जाती है तो वो ऊपर बढ़ती है ना, तो वो कन्वेक्शन और कंडक्शन उसी प्रक्रिया को बोलते हैं। और रेडिएशन वो होती है जो सन से हमको मिलती है। तो और इवेपोरेशन, जो पानी जब इवेपोरेट होता है तो उसको इवेपोरेशन बोलते हैं, तो उससे भी गर्मी होती है। तो 6 तरह की हीट होती है जिससे तापमान गर्म होता है। तो उन 6 को 2 भागों में बांटा गया है, एक सेंसिबल हीट और एक लैटेंट हीट। लैटेंट हीट 77% कंट्रीब्यूट करती है एटमॉस्फेयर को, और सेंसिबल हीट सिर्फ 23% कंट्रीब्यूट करती है। और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है उसकी बहुत सारी लेयर्स होती है।
जैसे सबसे नीचे वाली जो लेयर होती है उसको ट्रोपोस्फियर बोलते हैं। फिर ट्रोपोस्फियर के ऊपर स्ट्रैटोस्फियर होता है, स्ट्रैटोस्फियर और ट्रोपोस्फियर के बीच में ट्रोपोपॉज होता है। तो सबसे पहले हम लोग ट्रोपोस्फियर के बारे में पढ़ेंगे। तो ट्रोपोस्फियर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि जितने भी जीव जंतु होते हैं वो ट्रोपोस्फियर में ही एग्जिस्ट करते हैं। जैसे बर्ड्स भी, पंछी जब उड़ते हैं तो वो ट्रोपोस्फियर में ही उड़ते हैं, और वैसे ही हम प्लेन जो होता है वो जो फ्लाई करता है वो ट्रोपोस्फियर में करता है। बाय डायग्राम ये सरफेस है अर्थ का, ये होता है ट्रोपोस्फियर। ये जो होता है अगर इक्वेटर से नापेंगे तो 16 से 18 किलोमीटर तक होता है सी लेवल के ऊपर, ठीक। और अगर पोल्स से नापेंगे तो 8 से 10 किलोमीटर होता है। लैप्स रेट जो उसका होता है, लैप्स रेट मतलब जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं ना तो तापमान कम होता जाता है। क्यों कम होता जाता है? क्योंकि जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेस होती है, फ्लोरोकार्बन्स होते हैं, CO2 होता है, वाटर वेपर होता है, मतलब जितनी भी चीजें जो कि गर्मी को एब्सॉर्ब करती है वो सरफेस पे रहती है, ट्रोपोस्फियर पे रहती है। तो अर्थ का जो टेम्परेचर है ना वो नीचे से बढ़ता है और ऊपर तक जाता है। इसलिए जैसे जैसे हम ऊपर तक जाते हैं वैसे वैसे तापमान जो है वो गिरता जाता है। तो फिर हर किलोमीटर में 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो होता है वो गिर जाता है। ये जो ट्रोपोस्फियर होता है इसमें वेदर एग्जिस्ट करता है। वेदर एग्जिस्ट करता है मतलब इसमें कंडेंसेशन, इवेपोरेशन, प्रेसिपिटेशन, ये सारी जो चीजें होती है जो हमारे वेदर को डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती हैं वो इसमें होती है। जैसे यहाँ पे क्लाउड्स फॉर्म होते हैं, यहाँ पे बारिश जो होती है उसकी जो प्रक्रिया होती है वो भी इसी लेयर में होती है। ये अनस्टेबल होती है लेयर। अनस्टेबल मतलब प्रेशर कम या ज्यादा होता रहता है। वार्म एयर या कोल्ड एयर वो साथ में मिलती है तो बाउंड्री में फिर जेट स्ट्रीम बन जाता है। तो जेट स्ट्रीम क्या होता है? जेट स्ट्रीम जो होता है ना वो वेस्ट से ईस्ट तक जाता है की डायरेक्शन में फ्लो करती है जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम में ऊपर जितनी हवा होती है वो ठंडी होती है, नीचे की जो हवा होती है वो गर्म होती है। तो ठंडी हवा जो होती है वो भारी हो जाती है तो वो नीचे आती है, सिंक करती है। गर्म हवा जो होती है वो हल्की होती है तो वो ऊपर जाती है। तो ऐसे में हमारा जो होता है वो जेट स्ट्रीम बनता है। ये बहुत ही तेज गति से ये हवा ऊपर नीचे होती है। और ये जो टेम्परेचर जो होता है इसका जेट स्ट्रीम का, गर्म और ठंडी हवा के बीच में जो बाउंड्री होती है वो जेट स्ट्रीम होती है, और इसका टेम्परेचर जो होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है और ये बहुत तेज गति से वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती है। तो वही उसी चीज को अनस्टेबल बोला गया है। और प्रेशर कहीं कहीं कम होता है, कहीं कहीं ज्यादा होता है, जिसकी वजह से बारिश के मौसम आते हैं, तो उस चीज को अनस्टेबल एटमॉस्फेयर में हम लोग काउंट करते हैं। अब इसमें 70% जो एटमॉस्फेयर रहता है वो हमारा ट्रोपोस्फियर में रहता है। एटमॉस्फेयर मतलब जितनी सारी गैसेस होती हैं जो एग्जिस्ट करती हैं वो सब मोस्टली ट्रोपोस्फियर में होती हैं। जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं ग्रेविटी जो होती है वो उतना नहीं खींच पाती है, तो ग्रेविटी कम होती जाती है। तो 30% जो एटमॉस्फेयर होता है जो ग्रेविटी से ज्यादा नहीं बंधा रहता बट बंधा रहता है, वो जो होती है वो ट्रोपोस्फियर के ऊपर रहती है। तो ट्रोपोस्फियर जो होता है ना वो 3 भागों में बटा हुआ है, लोअर ट्रोपोस्फियर, मिडिल ट्रोपोस्फियर और अपर ट्रोपोस्फियर। जो लोअर ट्रोपोस्फियर है वो जमीन से मतलब सरफेस से 2.1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो वो लोअर ट्रोपोस्फियर होता है। मिडिल होता है 2.1 किलोमीटर से 7.6 किलोमीटर और अपर होता है 7.6 किलोमीटर टू ट्रोपोपॉज। अब ट्रोपोपॉज क्या होता है? वो लेयर होती है, बाउंड्री होती है स्ट्रेटोस्फियर और ये ट्रोपोस्फियर के बीच वाली। तो एटमॉस्फेयर जो होता है वो नीचे से गर्म होता है। मैंने पहले भी बताया था कि जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेज होती है वो सब नीचे सरफेस पे ग्रेविटेशन के कारण रहती है, और ग्रीन हाउस गैसेज होती है वो सन का जो रेडिएशन होता है उसको ऑब्जॉर्व करती है और फिर धीरे धीरे टेम्परेचर ऊपर जैसे जैसे हम लोग एल्टीट्यूड ऊपर करते जाएंगे टेम्परेचर जो होता है वो कम होता जाता है। हर 1000 फीट पे 2 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है। मगर
ट्रोपोपॉज जब आता है तो ट्रोपोपॉज में ना टेम्परेचर फिर गिरना बंद हो जाता है, ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 डिग्री सेल्सियस कम होता है हर किलोमीटर पे। तो ट्रोपोपॉज जो होता है ये अर्थ सरफेस है, ओके फाइन। फिर ये हो गया ट्रोपोस्फियर, ये स्ट्रेटोस्फियर, और ये जो बीच की जो बाउंड्री होती है ना इसको ट्रोपोपॉज बोलते हैं। तो ट्रोपोपॉज जो होती है ना वो कभी कभी एक से ज्यादा भी हो सकती है, वो एक दूसरे को ओवरलैप कर सकती है। ट्रोपोपॉज जो होता है ना वो बहुत कुछ टेम्परेचर और सीजन पे भी डिपेंड करता है, उसकी हाइट। जैसे गर्मी के सीजन में ये और ऊपर खिंच जाता है, ठंडी के सीजन में लेयर नीचे आ जाती है। क्यों? गर्मी जो होती है, जब गर्म हवा होती है तो वो ऊपर और उठती है और ठंडी हवा नीचे होती है ना। फिर जो ट्रोपोपॉज है ना वो डिफरेंट लेवल पे ब्रेक करता है, जैसे 40 डिग्री लैटिट्यूड और 60 डिग्री लैटिट्यूड पे, जहां पे जेट स्ट्रीम आते हैं। तो जेट स्ट्रीम मैंने आपको बताया था, जब ठंडी हवा और गर्म हवा एक साथ मिलती है तो जेट स्ट्रीम होती है और वो वेस्ट से ईस्ट हमेशा डायरेक्शन में फ्लो करती है। फिर ये जो ट्रोपोपॉज होता है ना ये 3 भागों में बंटता है। हर चीज जो होती है ना एटमॉस्फेयर में 3 भागों में बट जाती है। जैसे अभी हमने पढ़ा था ट्रोपोस्फेयर भी लोअर मिडिल अपर, वैसे ही हमारा ट्रोपोपॉज है। सबसे पहले पोलर होता है। पोलर जो होता है ना वो 300 हेक्टोपास्कल्स के ऊपर रहता है, प्रेशर में रहता है, 45 डिग्री और 60 डिग्री लैटिट्यूड पे। हमने इसको श्रीनगर में इंडिया में हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। और ये जो पोलर ट्रोपोपॉज होता है ना ये मैं जो 300 हेक्टोपास्कल्स बोल रही हूँ ये फ्रॉम द पोल हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब पोल से 300 हेक्टोपास्कल्स। और ट्रॉपिकल ट्रोपोपॉज आ जाएगा वो 100 हेक्टोपास्कल्स ऊपर रहता है। ये इसका लैटिट्यूड 30 to 40 डिग्री होता है और ये इंडिया में 16 किलोमीटर ऊपर रहता है। तो ये जो ट्रॉपिकल है ये हम लोग इक्वेटर से मेजर करते हैं, ओके, फ्रॉम इक्वेटर। फिर मिडिल वाला जो होता है वो 200 हेक्टोपास्कल्स होता है, ये 11.5 किलोमीटर इंडिया में ऊपर रहता है। और ये जो होता है हम लोग एक्सट्रीम नॉर्थ में हम लोग इसको देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसका टेम्परेचर -45 डिग्री रहता है। अब इसमें खासियत ये है इसका नाम, जो मिडिल ट्रोपोपॉज होता है मतलब ये बीच का ट्रोपोपॉज हुआ, तो बीच का जो ट्रोपोपॉज होता है वो पोलर और ट्रॉपिकल ट्रोपोपॉज के बीच में रहता है। सबसे पहले होगा ट्रॉपिकल ट्रोपोपॉज, ये 100 हेक्टोपास्कल्स में है। फिर आ जाएगा मिडिल, फिर आ जाएगा पोलर। इसीलिए सबसे पहले 100 हेक्टोपास्कल्स, फिर 200 हेक्टोपास्कल्स और 300 हेक्टोपास्कल्स होता है। स्ट्रेटोस्फियर जो होता है वो ट्रोपोपॉज के ऊपर आता है और स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर स्ट्रेटोपॉज आता है। जैसे स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर ट्रोपोस्फियर के ऊपर ट्रोपोपॉज आता है, वैसे स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर स्ट्रेटोपॉज आता है। तो जो स्ट्रेटोस्फियर होता है ये अर्थ की सरफेस से 50 किलोमीटर ऊपर रहता है और यहाँ पे वेदर जो होता है, वेदर तो होता ही नहीं है, सॉरी, यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर रहता है वो बहुत ही स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रेशर ज्यादा नहीं रहता, हवा तो बिल्कुल भी नहीं रहती है, बहुत ही कम हवा रहती है। और यहाँ पे मोस्टली ओजोन और ऑक्सीजन जो होता है वो ट्रैप कर लेते हैं यूवी रेडिएशन को, जिसके कारण यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत हाई होता है। मगर पहले के जो 8-10 किलोमीटर जो स्ट्रेटोस्फियर के होते हैं वो आइसोथर्मल होते हैं। आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर जो होता है कांस्टेंट होता है। फिर जैसे जैसे ऊपर जाते हैं स्ट्रेटोस्फियर में टेम्परेचर बढ़ता जाता है यूवी रेडिएशन के कारण। फिर यहाँ पे ह्यूमिडिटी नहीं रहती, ऑफकोर्स पानी के मॉलिक्यूल्स नहीं रहते तो ह्यूमिडिटी नहीं रहती और वेदर नहीं रहता है, मतलब यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होता, कंडेंसेशन इवेपोरेशन की जो प्रक्रिया रहती है वो यहाँ पे नहीं होती है। यहाँ पे नैट्रियस क्लाउड्स होते हैं जिसको मदर ऑफ पर्ल क्लाउड्स भी बोला जाता है।
ये नैट्रियस क्लाउड्स जो होते हैं वो बहुत ही रंग बिरंगे होते हैं, और ये सिविल ट्वाइलाइट पे आप इसको ज्यादा अच्छे से ऑब्जर्व कर पाएंगे, और ये आइस क्रिस्टल्स और डस्ट से बनते हैं, और ये बहुत ही रेयर प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है जैसे हम लोग को सीवी क्लाउड जैसे बारिश में दिख जाते हैं, और ये जो दूसरे क्लाउड्स जो हमको नॉर्मली दिखते हैं, तो ऐसे नैट्रियस क्लाउड्स होते हैं वो बहुत ही रेयर होते हैं, किसी किसी जगह पे ही दिखते हैं। फिर स्ट्रैटोपॉज आता है। स्ट्रैटोपॉज, और ये जो नैट्रियस क्लाउड्स है ना, ये जब ट्रोपोस्फेरिक स्टॉर्म्स आते हैं तब भी ये हम इसको एब्जॉर्व कर सकते हैं। ये साइन हो सकता है कि ट्रोपोस्फेरिक स्टॉर्म आ रहा है। और फिर स्ट्रैटोपॉज जो होता है वो एक लेयर होती है, मैं बताती हूँ। ये सरफेस है, सरफेस, ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोपॉज, स्ट्रैटोस्फियर, स्ट्रैटोपॉज, और यहां आ जाएगा मेसोस्फियर, मेसो। तो फिर मेसोस्फियर और स्ट्रैटोस्फियर के बीच में जो लेयर होती है उसको हम लोग स्ट्रैटोपॉज बोलते हैं। तो मेसोस्फियर जो होता है ये स्ट्रैटोपॉज से 80 किलोमीटर ऊपर तक जाता है, फाइन। और यहाँ पे टेम्परेचर गिरता है। टेम्परेचर गिरता है इसलिए क्योंकि हवा के जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, हीट कम ऑब्जॉर्ब होती है, तो टेम्परेचर जो है वो गिरता चला जाता है। और यहाँ पे नॉक्टिलुसेंट क्लाउड्स होते हैं अपर मेसोस्फियर में। ये जो नैट्रियस क्लाउड्स भी होता है ना, ये अपर स्ट्रैटोस्फियर में हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, और नॉक्टिलुसेंट क्लाउड्स भी हम लोग अपर मेसोस्फियर में ऑब्जर्व करते हैं। और नॉक्टिलुसेंट का मतलब क्या होता है? रात में चमकना। तो ये जो क्लाउड्स होते हैं ये रात में चमकते हैं, और ये बहुत ही रेयर फिनोमेना है। ये ज्यादातर आप ना पोलर रीजन में आप देख सकते हैं। ये जो क्लाउड्स होते हैं ये भी आइस क्रिस्टल्स और डस्ट से बनते हैं। जो मेसोपॉज होता है, यू सी हाउ इट्स गोइंग, मेसोस्फीयर के ऊपर फिर मेसोपॉज आ जाता है। मेसोपॉज जो होता है वो मेसोस्फीयर और थर्मोस्फीयर के बीच की लेयर होती है। यहाँ पे टेम्परेचर -90 डिग्री रहता है, और टेम्परेचर जो होता है वो गिरना बंद हो जाता है। फिर हमारा आ जाता है थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर में फिर से टेम्परेचर बढ़ने लगता है यूवी रेडिएशन के कारण। यूवी रेडिएशन जो हम लोग, और ये जो थर्मोस्फीयर रहता है ना वो अर्थ की सरफेस से 90 किलोमीटर ऊपर रहता है, और फिर ये ऊपर जाते जाते स्पेस तक चला जाता है, इसीलिए इसको एक्सोस्फीयर भी बोलते हैं। तो स्पेस में यूवी रेडिएशन ज्यादा होती है। यूवी रेडिएशन मतलब सिर्फ और सिर्फ गर्मी, जो स्किन कैंसर ये सब जो होता है वो यूवी रेडिएशन के कारण ही होता है। तो इट इज अ वेरी डेंजरस लेयर। यहाँ पे हवा जो होती है वो बहुत ज्यादा थिन होती है, वो क्योंकि ग्रेविटी नहीं रहती है, तो फिर हवा के जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं बहुत दूर दूर रहते हैं। तो इसीलिए मैंने बोला था ना कि ट्रोपोस्फियर बहुत ही अच्छे से बाइंड है हमारे अर्थ के अराउंड, मगर फिर एक्सोस्फीयर जो है ना वो बहुत ही अच्छे से बाइंड नहीं है, फाइन। फिर यहाँ पे यूवी और एक्सरेज जो होते हैं वो आयोनाइजेशन कॉज करते हैं। तो आयोनाइजेशन क्या होता है? जब एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है, या एक कोई और इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लेता है, तो हम लोग इस प्रक्रिया को, फिर ये एटम पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। वो जितने एटम्स देता है, इलेक्ट्रॉन्स देता है, या जितने इलेक्ट्रॉन्स वो लेता है, उस बेस पे वो पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो उस प्रोसेस को आयोनाइजेशन बोला जाता है। तो फिर 60 किलोमीटर ऊपर जो होता है आइनोस्फीयर बोलते हैं हम उस लेयर को, और यहाँ पे रेडियो वेव प्रोपगेशन होता है। सैटेलाइट्स हो गए जहां से हम लोग को टेलीविजन का वो के सिग्नल्स मिलते हैं, सैटेलाइट्स के, ये सब, तो ये सब जो होते हैं ये थर्मोस्फीयर में ही होता है, बिकॉज यहाँ पे आयोनाइजेशन होता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है कि आयोनोस्फीयर किसको बोला जाता है। ये जो लेयर है थर्मोस्फीयर की, थर्मोस्फीयर में जो 60 किलोमीटर ऊपर जो रहता है उसको आयोनोस्फीयर बोलते हैं। और यहाँ पे सैटेलाइट्स और ये सब चीजें होती है, और ये रेडियो वेव प्रोपगेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है। यहाँ पे यूवी रेडिएशन और एक्सरे होता है। ओके,
हर जगह का टेम्परेचर जो होता है या एटमॉस्फेयर, वेदर, डेंसिटी अर्थ पे अलग अलग होती है, वो बहुत ही स्पॉन्टेनियस होती है। बट आईसीएओ ने आईसीए मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर के द्वारा कुछ लिमिट्स सेट की हैं ताकि हम लोग एक एयरक्राफ्ट के परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर सके। डिजाइन और टेस्टिंग जो एयरक्राफ्ट की है वो सबके लिए बराबर इवेल्युएशन प्रोसेस में हम लोग को मदद करती है जब हमारा जो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर होता है वो। तो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर में जो हमारी हवा होती है उसको ड्राई रखा गया है। हम लोग को ह्यूमिड भी कई कई जगह होती है, जैसे कि ट्रॉपिक्स पे बहुत ह्यूमिडिटी होती है। तो फिर बट ओवरऑल जो हम लोग ने आईएसए में लिया है हवा को वो ड्राई लिया है। फिर यहाँ पे एमएसएल पे जो टेम्परेचर होता है, एमएसएल मतलब मीन सी लेवल, मीन सी लेवल का जो टेम्परेचर है वो 15 डिग्री लिया है। और प्रेशर जो मीन सी लेवल पर है वो 1013.25 हेक्टोपास्कल लिया गया है। और ये जो प्रेशर है ना, ये हमको कैलकुलेशन से बहुत काम अगर आएगा नेविगेशन वगैरह में, ये सब चीजें जो होती है आईएससी की काम आती है। तो अभी तो हम लोग एज अ बेसिक पढ़ रहे हैं, इसको बस मेमोराइज करना है। जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि मीन सी लेवल पे प्रेशर क्या होता है, मगर यही चीज हमें नेविगेशन में हमको ये क्वेश्चंस पे कैलकुलेट करने में हेल्प करती है। फिर जो डेंसिटी जो मीन सी लेवल पर है वो 1225 ग्राम मीटर क्यूब होती है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब ग्रेविटी के कारण जो एक्सेलरेशन होता है वो 980.665 मीटर सेकेंड स्क्वायर है। मीटर सेकेंड स्क्वायर। फिर हमारा लैब से जो वो 6.5 डिग्री सेल्सियस है अप टू 11 किलोमीटर। मतलब हम लोग ने बाय डिफॉल्ट मान के चला है कि 11.5 किलोमीटर तक हमारा जो टेम्परेचर जो घटेगा वो 6.5 डिग्री सेल्सियस ही घटेगा। और टेम्परेचर इज अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट -56 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम 11 किलोमीटर फ्रॉम 20 किलोमीटर। मतलब कि हमने 11 किलोमीटर और सरफेस से 11 किलोमीटर ऊपर और 20 किलोमीटर ऊपर कांस्टेंट मान के चला है कि टेम्परेचर हमारा -56.5 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। तो इससे क्या होता है कि एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस, इवैल्यूएशन, डिजाइन, इन सबको हम लोग एक ही पॉइंट्स के अंदर इवैल्यूएट कर सकते हैं। वरना फिर हर जगह के एयरप्लेन्स, एयरक्राफ्ट को इवैल्यूएट करने में हमको प्रॉब्लम आएगी या फिर एक फेयर इवैल्यूएशन नहीं होगा। फिर देयर इज समथिंग कॉल्ड एज आईएसए डिविएशन। हमारा जो एक्चुअल मीन सी लेवल का टेम्परेचर है या कुछ ऐसा, वो एक्चुअल जो टेम्परेचर है वो आईएसए से कितना अलग है उसको आईएसए डिविएशन बोलते हैं। मतलब अगर मेरा तापमान जो है वो 8 डिग्री ज्यादा है आईएसए से, मतलब 8 डिग्री गर्मी ज्यादा है, तो डिविएशन क्या हो जाएगा +8 डिग्री सेल्सियस। फाइन, तो +8 डिग्री सेल्सियस। फिर एक होता है जेट स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर। अब ये जेएसए और आईएसए में क्या अंतर है? आईएसए जो होता है ना, इट इज फॉर 30,000 फीट। इट इज जब 30,000 फीट के अंडर प्लेन फ्लाई करता है ना तो आईएसए यूज होता है। 30,000 फीट के ऊपर जो होता है ये चीज जो होती है वो उतनी एक्यूरेट नहीं रह जाती है, तब हम लोग जेट स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर की वैल्यूज यूज करते हैं। इसमें भी ज्यादा अंतर नहीं है। इसमें हम लोग अज्यूम करते हैं कि ट्रोपोपॉज नहीं है। जैसे हम लोग इसमें अज्यूम कर रहे हैं कि हवा ड्राई होती है, हम लोग इसमें अज्यूम करते हैं कि ट्रोपोपॉज नहीं है। लैब स्टेट यहाँ पे 2 डिग्री सेल्सियस हो जाता है पर 1000 फीट। अब हम लोग इसमें किलोमीटर ये किलोमीटर पर हम लोग 6.5 डिग्री सेल्सियस घटा रहे हैं। यहाँ पे हर 1000 फीट पे 2 डिग्री टेम्परेचर कम हो रहा है। यहाँ पे फीट, यहाँ पे किलोमीटर। फिर यहाँ पे मीन सी लेवल टेम्परेचर जो है वो 15 डिग्री सेल्सियस ही है। मतलब दोनों का मीन सी लेवल का जो टेम्परेचर होता है वो सेम होता है, 15 डिग्री सेल्सियस। तो इसी के साथ हमारा जो एटमॉस्फेयर का जो ये है चैप्टर वो खत्म हो गया है। तो इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो जेट स्ट्रीम पे आ जाते हैं कि जेट स्ट्रीम कहाँ से कहाँ फ्लो करेगी
और फिर आ सकता है कि आइसोथर्मल क्या होता है, और ट्रोपोस्फियर कितना ऊपर पे है, ट्रोपोपॉज किन दो लेयर के बीच में होता है, स्ट्रेटोस्फियर का कितना डिस्टेंस है अर्थ सरफेस से, और आयनोस्फियर क्या होता है, ऐसे सब क्वेश्चंस आ सकते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो चैप्टर है इसमें बेसिक डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो इसमें घुमा फिरा के नहीं आते हैं। तो अगर आप पूरे जो फैक्ट्स हैं जो मैंने अभी बताए हैं, अगर आप वो मगअप कर लें अच्छे से तो और अंडरस्टैंड कर ले, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू।